नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हम लोगों ने बात की थी राजस्थान का जो करंट अफेयर है इसके भाग 1 पे, यानी राजस्थान करंट अफेयर की मई महीने की जो घटनाएं थी उनमें से कुछ घटनाओं को हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो में। आज हम जिन घटनाओं पे बात करने वाले हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना है आपके सामने अवनी लेखरा को लेकर, दूसरी है आर्केड से रिलेटेड, तीसरी है द गोल्ड ग्लोबल अवार्ड से रिलेटेड, चौथी है जीआईएस आधारित 3D सिटी को लेकर, और चौथी जो घटना है वो है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 को लेकर। तो ये 5 महत्वपूर्ण मई माह की जो घटनाएं हैं इन पे हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सहकारिता से रिलेटेड राजस्थान में जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है, उसकी स्थापना कब हुई, उससे रिलेटेड हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उन तमाम प्रश्नों पर हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने पहली घटना जिसमें आपको एक नाम दिख रहा होगा अवनी लेखरा का, यानी अवनी लेखरा जो है इसका आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, अवनी लेखरा जो है वर्तमान में चर्चा में क्यों है। पहला प्रश्न तो हमसे यही पूछा जा सकता है। तो ये अभी वर्तमान में चर्चा में है। एक आपका विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ था। अब आपके मन में पहला प्रश्न आएगा कि सर ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ। तो ये वर्ल्ड कप जो था वो आपका हुआ था, कहाँ पे हुआ था, आयोजन कहाँ पे हुआ इसका। तो इसका आयोजन हुआ था आपका कोरिया में, और कोरिया में एक जगह है, जगह का नाम है चांगवोन नामक जगह पर आयोजित हुआ था, जो कि कहाँ पे स्थित है। तो हमारा आंसर होगा कोरिया में आयोजित हुआ। तो पहला प्रश्न हमसे ये पूछा जा सकता है क्यों, क्योंकि इसमें राजस्थान की खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। तो पहला प्रश्न तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये आयोजित हुआ था आपका चांगवोन शहर में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? कोरिया में। अब देखना, ये जो इन्होंने रजत पदक जीता है ये ओवरऑल भारत का पैरा शूटिंग में, जो पैरा शूटिंग है इस पैरा शूटिंग में भारत का 100वां पदक है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहला सवाल, इस स्पर्धा का आयोजन कहाँ हुआ। दूसरा सवाल कि विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता। तो हमारा आंसर हो जाएगा रजत पदक। और तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में रजत पदक जीतने वाले राजस्थान निवासी, ऐसे करके आपसे सवाल पूछ सकता है। ऑप्शन बना के आपको ऑप्शन दिया जा सकता है अवनी लेखरा का। उसके बाद अवनी लेखरा जो है वो किस खेल से संबंधित है, यानी इनकी जो स्पर्धा है उसका नाम क्या है। यानी सबसे पहले इनके खेल की यदि हम बात करें, इनका खेल जो है वो है शूटिंग। अब देखो, शूटिंग भी आपके सामने 2 प्रकार की होती है। एक शूटिंग जो होती है वो होती है पिस्टल, और दूसरी जो शूटिंग होती है वो होती है राइफल। तो अवनी लेखरा का जो संबंध है वो राइफल से है। ध्यान रखना, अवनी लेखरा का संबंध किससे? राइफल से। और स्पेशली स्पोर्ट्स में इस स्पर्धा को कहा जाता है SH1, और इसमें ये 2 स्पर्धाओं में खेलती है। एक तो ये 10 मीटर में खेलती है और एक इसमें 50 मीटर में खेलती है। उसके बाद ये कहाँ की निवासी है? तो ये अपने राजस्थान में जयपुर की निवासी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अवनी लेखरा जो है वो राजस्थान में किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, यानी राजस्थान में इनको किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो याद रखना, राजस्थान में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? अवनी लेखरा है। उसके बाद बात करते हैं कि इनकी जो अन्य उपलब्धियां हैं वो क्या क्या है। अन्य उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो अन्य उपलब्धियों में सबसे पहली जो उपलब्धि है वो है कि टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक हुए थे, उन टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते थे। एक जीता था इन्होंने स्वर्ण पदक और दूसरा इन्होंने जीता था कांस्य पदक। एक स्वर्ण पदक और दूसरा जीता था कांस्य पदक। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनको पद्म पुरस्कार कौन सा दिया गया, पद्म श्री दिया गया या पद्म भूषण दिया गया या पद्म विभूषण दिया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक हम आगे की बात करते हैं। फिर आपकी फ्रांस में चेतारोक्स में, यानी फ्रांस में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चेतारोक्स। यहाँ पे इन्होंने 2 मेडल जीते थे, 2 गोल्ड मेडल जीते थे।
तो सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवनी लेकरा का संबंध किस खेल से है, तो खेल हो जाएगा आपका राइफल। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि अवनी लेकरा हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो हमारा आंसर होगा कि विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो है इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, चांगवोन कोरिया में हुआ था। तो ये आपका अवनी लेकरा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे उनको मैंने कवर करने की कोशिश की। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनको पद्म पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्म श्री दिया गया, पद्म भूषण दिया गया या पद्म विभूषण दिया गया। आगे बात करते हैं अगली, आर्केट। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि ये आर्केट क्या है, यानी आर्केट की फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखना, आर्केट की फुल फॉर्म है राजीव गांधी सेंटर ऑफ, राजीव गांधी सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो सेंटर होंगे वो टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। फिर आता है कि ये जो सेंटर है आर्केट, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है हमारे जो युवा हैं उन युवाओं को वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, चाहे वो आपकी रोबोटिक्स हो, चाहे वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो, या वो आपकी वर्चुअल रियलिटी पर आधारित कोई टेक्नोलॉजी हो, वर्चुअल रियलिटी पर आधारित कोई टेक्नोलॉजी हो, इनके बारे में जानकारी प्रदान करना। अब इनके बारे में युवाओं को जानकारी प्रदान करने के लिए वर्तमान में राजस्थान सरकार जो है वो प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर आर्केट की स्थापना कर रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बजट 2023-24 में घोषणा भी की थी कि प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर आर्केट स्थापित किया जाएगा। तो अब देखो, राजस्थान में पहले से 2 संचालित हो रहे हैं, यानी राजस्थान का पहला आर्केट कहाँ पे, तब हमारा आंसर होगा जयपुर में। राजस्थान का दूसरा जो आर्केट था उसकी स्थापना की गई थी जोधपुर में, और जोधपुर में ये जो स्थापित हुआ था ये हुआ था राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो एक सवाल आपका यहाँ से ये बनता है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जोधपुर में। अब आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर दो कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। तो देखो, 2 संभागों में ये पहले से संचालित था और बजट में घोषणा हुई कि भाई हम सभी संभागों में स्थापित करेंगे। तो अब पीछे संभाग बच जाते हैं आपके सामने 5 संभाग में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपके सामने आएगा अजमेर संभाग, अजमेर के बाद भरतपुर के बाद कोटा के बाद बीकानेर, और 5वां संभाग हो जाएगा आपका उदयपुर संभाग। यानी ये जो 5 संभाग है, इन 5 संभागों के मुख्यालय पर स्थापना की जा रही है किसकी, राजीव गांधी सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद आगे बात करते हैं हम द गोल्ड ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंट एंड लीडरशिप। यानी ये एक पुरस्कार है जो कि किसे मिला है, ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड राजस्थान को मिला है। अब ये जो अवार्ड राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला है ये किस कैटेगरी के लिए मिला है, तो 2 कैटेगरियों को मिला के राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को ये 2 गोल्ड ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप के लिए दिया गया है। उनमें से पहली जो कैटेगरी है वो है बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट, और दूसरा जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। यानी इन 2 श्रेणियों में राजस्थान को ये पुरस्कार मिला है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट ये क्या है। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट का तात्पर्य है कि ऐसा प्रोजेक्ट जो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए। जैसे वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या जो चल रही है वो चल रही है कि एनवायरमेंट जो है उसकी रक्षा करने की। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कौन सा है जिसको चूज़ किया गया, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है सिटी पार्क बनाया जा रहा है हाउसिंग बोर्ड के द्वारा। सिटी पार्क जयपुर, मानसरोवर जयपुर में बनाया जा रहा है।
मानसरोवर जयपुर। तो हमसे यहाँ से सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिटी पार्क कहाँ स्थित है, तब हमारा आंसर होगा मानसरोवर, या जिला पूछे तो हमारा आंसर होगा जयपुर। तो ये तो हो गया आपका बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट, यानी एनवायरमेंट जो है एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के साथ फ्रेंडली जो है वो प्रोजेक्ट कौन सा है, सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर वाला। उसके बाद बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट यानी नवाचार, इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, यानी नवाचार कौन सा किया गया हाउसिंग बोर्ड के द्वारा, तो हाउसिंग बोर्ड के द्वारा एक कोचिंग हब की स्थापना की जा रही है, कोचिंग हब। और ये कोचिंग हब की जो स्थापना की जा रही है ये की जा रही है प्रतापनगर में, प्रतापनगर। और प्रतापनगर आपका कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है जयपुर में। तो सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान का प्रथम कोचिंग हब जयपुर में किस स्थान पर, तब हमारा आंसर होगा प्रतापनगर। और यदि पूछे किस जिले में, तब हमारा आंसर होगा जयपुर। तो इस प्रकार से राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के हमने 2 प्रोजेक्ट देखे। उसमें सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था वो था बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। ये है आपका सिटी पार्क जयपुर, मानसरोवर में पड़ता है, मानसरोवर जयपुर। और दूसरा प्रोजेक्ट है बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, और ये है आपका कोचिंग हब। और कोचिंग हब का निर्माण किया जा रहा है प्रतापनगर में, प्रतापनगर। और ये दोनों के दोनों कहाँ पे स्थित है, तब हमारा आंसर होगा जयपुर में। आगे बात करते हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बारे में। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को हिंदी में कहा जाता है राजस्थान आवासन मंडल। भाई हाउस जो होता है उसमें लोग क्या करते हैं, आवासित करते हैं, राजस्थान आवासन मंडल। ये तो हो गया भाई इसका हिंदी में नाम। आपको हाउसिंग बोर्ड नहीं देके राजस्थान आवासन मंडल दिया जा सकता है। फिर बात आती है कि सर राजस्थान आवासन मंडल जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1970 को। ये पिछली बार 2-3 एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई। तीसरा है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है भाई जयपुर, इसका मुख्यालय जयपुर। आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसके राजस्थान आवासन मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ स्थित है। और लास्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसके वर्तमान में आयुक्त कौन है, तो इसके वर्तमान में आयुक्त है भाई आपके पवन अरोड़ा, जो कि राजस्थान आवासन मंडल के क्या है, वर्तमान में आयुक्त है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, तो आगे देखते हैं हम GIS आधारित 3D सिटी, यानी GIS आधारित 3D सिटी। सबसे पहला प्रश्न, ये GIS आधारित 3D सिटी है क्या, तो ध्यान रखना GIS आधारित जो आपकी GIS जो है इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी एक ऐसा 3D मॉडल बनाया जाएगा जिसके आधार पर अपन जो ज्योग्राफी है, जिस स्थान का बनाया जा रहा है उस स्थान की ज्योग्राफी के से रिलेटेड पूरी की पूरी नॉलेज अपन कलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि ये चर्चा में क्यों है, तो ये चर्चा में इसलिए है कि राजस्थान में 4 ऐसे शहर हैं जिनको GIS आधारित 3D सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है उन 4 नाम को याद करना। उन 4 नाम की यदि हम लोग बात करें तो उन 4 नाम में से पहला नाम है आपका अजमेर का, अजमेर। दूसरा नाम है आपका जोधपुर का, अजमेर के बाद जोधपुर, और जोधपुर के बाद हो जाएगा कोटा, और कोटा के बाद आपका हो जाएगा उदयपुर। यानी ये 4 शहर ऐसे हैं जिनको GIS आधारित 3D सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब हमसे सवाल क्या पूछा जा सकता है, भाई देखो 4 शहर है, तो पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है कि कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, यानी जो GIS आधारित 3D सिटीज़ बनाई जा रही है उसमें कौन सा एक शहर शामिल नहीं है। तो आपको वो पहला ऑप्शन दे सकता है, जैसे पहला ऑप्शन दे दिया अजमेर का, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको कोटा का, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको जयपुर का, जयपुर, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको उदयपुर का। अब क्योंकि हम सोचते हैं कि यार जयपुर तो राजधानी है तो जयपुर तो होना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर होगा जयपुर, क्योंकि अजमेर भी शामिल है, कोटा भी शामिल है, उदयपुर भी शामिल है, लेकिन जयपुर इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न,
पिछली बार 3-4 बार क्वेश्चन ये पूछ लिया था एग्जामों में। सबसे पहले राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023, पहला आता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना कब हुई। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। आप लोग साथ के साथ अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है, क्योंकि बीच बीच में मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता रहता हूँ। तो जैसे मान लो आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपकी वो जो चीज़ होगी वो परमानेंट हो जाएगी। फिर इसका जो आयोजन किया गया था, यह आयोजन किया गया था 28 अप्रैल से लगा के और 7 मई तक, 28 अप्रैल से 7 मई तक इसका आयोजन किया गया था। फिर उसके बाद इसमें जो विशेष था वो क्या था, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें विशेष जो था वो था, इस बार हमने क्या किया, 3 दिवसीय ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल आयोजित किया। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल इसका हमने इस बार आयोजन किया। फिर ये जो ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है, इसका आयोजन करने वाला कौन है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो आयोजन किया गया था वो आयोजन किया गया था, एक तो सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार का जो सहकारिता विभाग है वो, प्लस कॉनफेड, इन्होंने मिलके और इसका आयोजन किया। किसका? ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का। तो सबसे पहला सवाल, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जयपुर में आयोजित हुआ। फिर इसमें विशेष क्या रहा? ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। और ये ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल जो है राजस्थान में प्रथम बार आयोजित हुआ था, राजस्थान में प्रथम बार इसका आयोजन किया गया था। फिर उसके बाद आगे हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और वो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो बिक्री हुई, इस बिक्री में प्रथम स्थान पर कौन कौन रहे। तो ध्यान रखना, अन्य राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा था केरल। भाई जहाँ की शिक्षा ज़्यादा है तो सीधी सी बात है वो टॉप पे रहेगा। फिर उसके बाद यदि आपसे पूछे कि संस्था कौन सी है टॉप पे, तो सीधी सी बात है सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था जो है उसका नाम है कॉनफेड। तीसरा, क्रय विक्रय सहकारी संघ, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, जो मथानिया जोधपुर का जो क्रय विक्रय सहकारी समिति है वो टॉप पे रहा। और लास्ट, यदि आपसे पूछा जाए कि जिला उपभोक्ता भंडारों में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ, किसमें? बिक्री में, तो आपका आंसर हो जाएगा कोटा में। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर यहाँ से हमें सवाल कैसे पूछेंगे। तो यहाँ से आपको प्रश्न जो पूछा जाएगा वो यूँ पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 में बिक्री के मामले में कौन सा जिला उपभोक्ता भंडार प्रथम स्थान पर रहा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। फिर यदि आपसे प्रश्न पूछे कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 में बिक्री में अन्य राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान, तब हमारा आंसर होगा केरल। और संस्थाओं के मामले में तब हमारा आंसर होगा कॉनफेड। और क्रय विक्रय सहकारी समिति के मामले में आंसर होगा मथानिया जोधपुर। फिर बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार आपके कॉनफेड का नाम आ चुका है, तो हम बात करते हैं कि ये कॉनफेड क्या है। यदि कॉनफेड की बात करें तो कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है पीछे एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो है राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। इंग्लिश में हो जाएगी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद इसका जो गठन है वो गठन आपका हुआ था 23 मार्च 1967 को, यानी 23 मार्च 1967 को इसका गठन किया गया। और इसका जो मुख्यालय ठीक वही है जहाँ आपके हाउसिंग बोर्ड का था, यानी जयपुर। देखो, हाउसिंग बोर्ड की यदि आप लोगों से स्थापना पूछी जाए तो हाउसिंग बोर्ड की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1970 को। ये तो स्थापना थी किसकी? हाउसिंग बोर्ड की। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि कॉनफेड की स्थापना, तब आपका आंसर होगा 23 मार्च 1967। आप दोनों डेट को रिलेट कर सकते हैं भाई, 23 और मार्च, 24 और फरवरी। इस प्रकार से आप कनेक्ट याद कर सकते हो कि भाई हाउसिंग बोर्ड जो है वो 24 फरवरी
और ये 23 मार्च, यानी मार्च का महीना है मतलब 23 और फरवरी मतलब 24। सम संख्या है तो आप देख लो यहाँ पे सम संख्या चल रही है। ये मार्च का महीना 3 नंबर पर आता है, विषम संख्या है तो ये 23 चल रहा है, ऐसे कर सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि सर ये कॉन्फेड क्या है। तो ये कॉन्फेड जो है आपकी उपभोक्ता जो क्षेत्र है, उपभोक्ता क्षेत्र इसकी शीर्ष संस्था है। उपभोक्ता क्षेत्र की राज्य स्तर पर जो शीर्ष संस्था है वो कौन सी है, तब हमारा आंसर होगा कॉन्फेड संस्था। ये आपके आज का जो करंट अफेयर आपके लिए था, उसमें जितने भी आपके सवाल बनते हैं वो सारे के सारे सवाल मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। अब अपन बात कर लेते हैं कि आगे आपसे इनसे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, या एक बार अपन इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी अवनी लेखरा की। अवनी लेखरा की यदि हम लोग बात करें तो अवनी लेखरा का सीधा सा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये अभी वर्तमान में चर्चा में क्यों रही, तो हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा कि अवनी लेखरा जो है इन्होंने चांगवोन कोरिया में आपकी जो विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन सा पदक जीता, तो हमारा आंसर हो जाएगा रजत पदक। फिर आपसे पूछा जा सकता ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पीछे इनकी उपलब्धियां क्या रही, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते थे, एक गोल्ड पदक यानी एक स्वर्ण पदक और एक जीता था इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना ही था कि इनको कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया। फिर हमने दूसरे नंबर पे बात की थी आरकेट की, यानी राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसकी हमने बात की थी कि ये वर्तमान में चर्चा में क्यों है, क्योंकि 5 संभाग मुख्यालयों पर इसकी स्थापना की जा रही है। पहले से कहाँ चल रहे हैं, एक तो जयपुर में चल रहा है, दूसरा आपका जोधपुर में चल रहा है। नए कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं, तो ये 5 नए स्थापित किए जा रहे हैं। अजमेर के बाद कोटा के बाद भरतपुर के बाद उदयपुर के बाद बीकानेर। ये इस प्रकार से आप लोगों को शॉर्ट में इनको रिवाइज करना चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारी बात हुई थी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो हमारा आंसर होगा 24 फरवरी 1970 को। फिर ये चर्चा में क्यों, मुख्यालय कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। वर्तमान में ये चर्चा में क्यों रहा, तो आप लोग बोलेंगे कि सर इसको अभी द गोल्ड ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप, इसके लिए इनको गोल्ड पुरस्कार दिया गया। ये गोल्ड पुरस्कार कौन सी 2 श्रेणियों में, तो बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एक दिया गया था बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट। बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो आपका आंसर हो जाएगा सिटी पार्क, जो कि कहाँ पे स्थित है, मानसरोवर कहाँ पे, जयपुर में। और बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा कोचिंग हब। और ये कोचिंग हब की जो स्थापना की जा रही है प्रताप नगर जयपुर में स्थापना की जा रही है। यानी ये आप इस प्रकार से शॉर्ट इनको रिवाइज कर सकते हो और विदिन 5 मिनट में आप इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद हमने बात की थी GIS आधारित यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी का निर्माण किया जा रहा है राजस्थान में। और वो जो 4 सिटी है 3D आधारित 4 सिटी का निर्माण किया जा रहा है। उनमें सबसे पहले अजमेर के बाद में आपकी जोधपुर के बाद में आपकी एक कोटा और कोटा के बाद में आपकी उदयपुर। ये जो 4 शहर हैं इनको विकसित किया जा रहा है GIS 3D आधारित सिटी के रूप में। और लास्ट फिर हमने बात की थी राष्ट्रीय सहकार मेला। एक बार हम इसको हटा लेते हैं, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। तो पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन कहाँ हुआ, तब हमारा आंसर होता है कि इसका जो आयोजन हुआ था वो जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ था। दूसरा, आयोजन कब हुआ, 28 अप्रैल से लगा के 7 मई तक। इसका जो नवाचार था यानी इसका जो विशेष आकर्षण था वो क्या था, तो हमारा आंसर होगा कि इसमें विशेष आकर्षण जो था वो था 3 दिवसीय ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। और ये राजस्थान में पहली बार आयोजित हुआ था, राजस्थान में फर्स्ट बार आयोजित हुआ था। फिर बिक्री में यदि हम बात करें तो बिक्री में अन्य राज्यों में टॉप पे रहा था केरल, संस्था में टॉप पे रहा था कॉन्फेड। और यदि हम बात करें सहकारी क्रय विक्रय संघ, उसमें रहा था मथानिया जोधपुर वाला। और जिलों की यदि बात करें जिला उपभोक्ता भंडार, तो उसमें टॉप पे रहा था कोटा। फिर हमने क्योंकि कॉन्फेड बार बार चर्चा में रह रहा है तो कॉन्फेड की बात की थी। कॉन्फेड की स्थापना होती है 23 मार्च 1967 को।
और कॉनफेड का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। सहकारिता के क्षेत्र में राज्य की, उपभोक्ता सहकारिता जो क्षेत्र है उसमें राज्य की सर्वोच्च संस्था। तो ये आपका आज की वीडियो में जितनी भी आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड घटनाएं थी उनका क्विक रिवीजन। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आप लोग इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको जितनी अच्छी जानकारियाँ होगी या कोई भी ऐसा विषय जो आपको आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।